आपने बाबर का नाम सुना होगा, द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। इन्होंने एक किताब लिखी दोस्तों, इसका नाम था तुजुक ए बाबरी। क्या नाम था? तुजुक ए बाबरी। क्या नाम था? तुजुक ए बाबरी। जी हां दोस्तों, बाबर द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, इनकी किताब का नाम तुजुक ए बाबरी। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड का हिस्ट्री और हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। जी हां दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों हमने पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया है, ज्योग्राफी का भी हमने फील्ड विजिट और इसके साथ साथ लोकेशन एंड एक्सटेंट कंप्लीट किया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां से भी आपको चैप्टर वाइज डिटेल्ड वीडियोस मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज जो है वो हम खास तौर पर स्टार्ट करने वाले हैं हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। ये चैप्टर बहुत अहम है, बड़ा चैप्टर है और इसीलिए पार्ट्स में इसके वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। ये है पार्ट 1 यानी लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसी चैप्टर से रिलेटेड जानेंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट जो पिछला चैप्टर था हमारा, इसके अंदर हमने देखा कि वेस्टर्नर्स जो थे, नोटेबल स्कॉलर्स जो थे, यूरोपियंस जो थे, उनकी सोच क्या थी हिस्टोरियोग्राफी के बारे में। हमने जाना कि भैया ये हिस्टोरियोग्राफी एग्जैक्टली क्या है, तो इट इज नथिंग बट क्रिटिकल राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नरेटिव। तो अब इंडियन ट्रेडिशन की ओर हम बढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, जहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंडियंस और इंडिया के अंदर कैसा ट्रेडिशन रहा हिस्टोरियोग्राफी का, कैसे हिस्ट्री जो है ये अलग अलग सदियों से गुजरी है और कैसे स्लोली एंड स्टेडीली हम इवॉल्व हुए हैं। यस, स्टार्टिंग फ्रॉम द राजा महाराजाओं की कहानी टिल द मुगल एम्परर्स, उसके बाद मराठास का साम्राज्य, कहीं ना कहीं फिर आए ब्रिटिशर्स और ब्रिटिशर्स की मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, एंड स्लोली एंड स्टेडीली हमने, हमारे देशवासियों ने जब ब्रिटिशर्स की गलत चीजों को नोट किया तो हमने भी अपनी हिस्टोरियोग्राफी लिखनी शुरू की, प्रेजेंट करनी शुरू की। तो ये पूरा एक फेज है और इसी फेज को हम कहीं ना कहीं इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन के अंदर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, वी लर्न अबाउट द वेस्टर्न ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी इन द लास्ट लेसन। इन दिस लेसन we will know about the tradition of Indian historiography। यानी ये चैप्टर जो है ये अपनापन है, यहां पर हम इंडिया और इंडिया ने कैसे अलग अलग फेजेस को जिया है उसके बारे में समझने वाले हैं। यस, 2.1 में हम जानेंगे ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी और 2.2 में इंडियन हिस्टोरियोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स, यानी अलग अलग इन दौर के अंदर जो हमने देखा दोस्तों कि पहला राजा महाराजाओं का दौर था, तब क्या आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क था, उसके बाद मुगल एम्परर्स जब आए तो उनका क्या फ्रेमवर्क था, फिर स्लोली एंड स्टेडीली मराठास का क्या स्टाइल ऑफ राइटिंग था, देन डेवलपिंग टुवर्ड्स ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स के बाद इंडियंस जो थे, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स कह लो या नई सोच के नए जो इंडियंस थे जो हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते थे, उन्होंने कैसे राइटिंग को शुरू किया और क्या क्या प्रेजेंट किया, वो सारे आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले एंशिएंट पीरियड के साथ। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एंशिएंट पीरियड ये वो दौर है दोस्तों जहां इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से, कॉइन, सिक्के, कुछ केव पेंटिंग्स के माध्यम से हम हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते थे। एंशिएंट पीरियड वो प्राचीन काल है जहां पर हड़प्पा, मोहनजोदारो जैसी चीजें या हड़प्पा मोहनजोदारो जैसी सिविलाइजेशंस को हमने ढूंढा और वहां की चीजों को जानने की कोशिशें की। इन द एंशिएंट पीरियड इन इंडिया, memories of great deeds of ancestors and mythological lore, also memories of social transitions were preserved with the help of oral recitals। यानी पहले का जो भी चलन था हिस्टोरियोग्राफी का, या जो भी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स या सबूत हमें मिलते थे हिस्ट्री से रिलेटेड, वो ओरल रिसाइटल्स के माध्यम से होते थे, यानी किसी के कहे हुए, हमने सुने हुए ऐसी ही चीजों को ज्यादातर माना जाता था एज हिस्टोरियोग्राफी। दोस्तों इसके अलावा अगर खास बात यहां पे कहें तो ज्यादातर चीजें भगवान से जुड़ी हुई पहले के जमाने में होती थी कि भगवान की देन है, भगवान ने किया होगा, ऐसा होता था। रामायण की बात, महाभारत की बात, तो यहां पर माइथोलॉजी ज्यादा छलकती थी एंशिएंट पीरियड के अंदर। इसके अलावा दोस्तों द इंस्क्रिप्शंस ऑन द हड़प्पन सील्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स कंफर्म दैट Indians had mastered the art of writing as early as the 3rd millennium BC। यानी ये जो हड़प्पा मोहनजोदारो के अंदर हमें जो दस्तावेज मिले, जो डॉक्यूमेंट्स मिले या जो सील्स मिले जिनके ऊपर इंस्क्रिप्शंस बने हुए थे, इनको देखकर तो ये
आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंडियंस जो थे उन्होंने लिखने की कला जो है वो कितनी ज्यादा पहले से सीख ली थी। यस, 3rd मिलेनियम बीसीई से ही ये सारी चीजें चलती आ रही थी और वो हड़प्पा मोहनजोदारो में जब एक्सकावेशन हुआ और वहां से जब हमें चीजें मिली तो उससे जानने मिला। और परहैप्स इवन बिफोर दैट, हो सकता है 3rd मिलेनियम बीसीई से भी पहले से ये सारी चीजें चलती आ रही हूं। हाउएवर, द हड़प्पन स्क्रिप्ट इज नॉट येट सक्सेसफुली डेसिफर्ड, यानी आज तक हड़प्पन मोहनजोदारो से जो सील्स मिले हैं, जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, उन पे क्या लिखा है ये डेसिफर यानी हम पढ़ नहीं पाए हैं। इट इज स्टिल अ मिस्ट्री फॉर एवरीवन। हिस्टोरियंस भी कई कोशिशें करने के बाद नाकाम रहे हैं कि एग्जैक्टली उसके ऊपर क्या बनाया हुआ है या क्या लिखा हुआ है। बट इट इज वेरी एविडेंट एंड वेरी क्लियर दैट इंडियंस ने लिखने की कला को तो बहुत पहले से सीख ही लिया था। वो क्या लिखा है वो तो हम आज तक नहीं पढ़ पाए, बट लिखा तो है, और वही इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो हड़प्पा और मोहनजोदारो से हमें मिले हैं। दोस्तों ये है एंशिएंट पीरियड। इसी की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ फोटोग्राफ के जरिए सुहागौरा कॉपर प्लेट, जी हाँ, यस, यूपी के अंदर गोरखपुर के पास की एक जगह से हमें ये कॉपर प्लेट बरामद हुई थी और इसकी भी कहानी आपके टेक्स्ट बुक में बहुत ही डिटेल में दी गई है डू यू नो वाले सेक्शन में। और दोस्तों ऐसे ही इंस्क्रिप्शंस ने हमारी एंशिएंट हिस्टोरियोग्राफी को जिंदा रखा। इन्हीं की वजह से हमें पुरानी और प्राचीन काल की हिस्ट्री भारत देश में इंडियन ट्रेडिशन के लिहाज से पढ़ने मिली। Yes, from the 1st century CE, inscriptions begin to occur on coins, metal images and sculptures, यानी पहले से ये चलन ही था कि मेटल्स के ऊपर या कॉइन्स के ऊपर वगैरह या किसी मूर्ति पे, स्कल्पचर के ऊपर लिख करके उसके ऊपर कुछ बना करके ही हिस्टोरियोग्राफी प्रेजेंट की जाती थी। कॉपर प्लेट्स हो गए ऐसे जिनके ऊपर अलग अलग इंस्क्रिप्शंस के जरिए बातें कहने की कोशिश आर्टिस्ट करता था। दे प्रोवाइड इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। इसी से तो उस जमाने की जानकारियां मिलती हैं। वी गेट टू नो अबाउट द डेट्स ऑफ वेरियस किंग्स, डायनेस्टिक जीनियोलॉजीज, टेरिटोरियल एक्सटेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस एम्पायर्स। तो इन कुछ शब्दों के बीच में आपको एकदम बारीकी से लेके जाता हूं। वी गेट टू नो अबाउट द डेट्स ऑफ वेरियस किंग्स, यानी ऐसे कॉपर प्लेट्स या ऐसे सील्स या इंस्क्रिप्शंस के जरिए हमें पता चलता है कि ये कौन से जमाने का है, ये किस राजा के टाइम का है। डायनेस्टिक जीनियोलॉजी मतलब हमें पता चलता है कि ये कौन सी डायनेस्टी का है, मौर्य डायनेस्टी है या चंद्रगुप्त मौर्य की डायनेस्टी का है या किसी और डायनेस्टी का है, कौन से किंगडम से बिलोंग करता है ये। तो बेसिकली हमें हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन उसी जगह से मिल जाता है, उसी चीज से मिल जाता है। टेरिटोरियल एक्सटेंट पता चलता है कि भैया ये कहां का है, हड़प्पा का, मोहनजोदारो का, ये टेरिटरी कौन सी है और वहां का ये सील या इंस्क्रिप्शन हमें मिला हुआ है। तो इस प्रकार वेरियस एम्पायर्स की अपनी अपनी हिस्ट्री है जो एंशिएंट हिस्टोरियोग्राफी के द्वारा हमें समझ में आती है। यस, also important political events, social organization, climate, famines, etc. of the respective times। यानी सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हमें कई और चीजें भी इन ऐसे इंस्क्रिप्शंस और सबूतों के वजह से पता चलती हैं, जैसे क्लाइमेट हो उस जमाने का, पॉलिटिकल इवेंट्स हो, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये सारे काम किए हैं, उनके बारे में भी जानने की हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके जरिए एंशिएंट हिस्ट्री हमारे सामने प्रेजेंट होती है। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनके बारे में आपने कई वर्षों से सुना है। हमारे माइथोलॉजिकल लॉर के अंदर इनकी मेमोरीज हमेशा ताजा रही हैं। रामायण महाभारत ये बहुत बड़े ग्रंथ रहे हैं और इनके जरिए भी हमें उस जमाने की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। सिमिलरली बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो गया या जैन टेक्स्ट हो गया, इनके जरिए भी हमें बहुत सारे पुराण वगैरह के बारे में, पुराणास के बारे में समझ में आता है और उस जमाने में कैसा सोशल एनवायरनमेंट रहा होगा, कैसा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट रहा होगा, इसके बारे में समझ आती है। द एंशिएंट इंडियन लिटरेचर इंक्लूडिंग द एपिक्स ऑफ रामायण एंड महाभारत, पुराणास, जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, हिस्टोरिकल अकाउंट्स बाय इंडियन ऑथर्स एंड ऑल्सो ट्रैवल लॉग्स। यस, ट्रैवल लॉग्स मतलब कोई ट्रैवल कर रहा है और उसके दौरान, ट्रैवल के दौरान वो क्या क्या ऑब्जर्व कर रहा है उसको लिख रहा है, नोट डाउन कर रहा है। जब वो किताब किसी के हाथ लगती है तो उसे पता चलता है कि भैया वो जमाने में ऐसा होता था, ऐसी ऐसी चीजें पाई जाती थी। तो ट्रैवल लॉग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री माने जाते हैं। फॉरेन ट्रैवलर्स के आर इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो इस प्रकार दोस्तों ये कुछ बुक्स हैं रामायण महाभारत जैसी, इसके अलावा जैन पुराणास हैं या बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, इनके जरिए भी बहुत सारी हिस्टोरियोग्राफी का नॉलेज, इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचता है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे कि हम इस चैप्टर में इंडियन ट्रेडिशन को कैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम अभी अभी पहुंचे हैं एंशियंट वे में, एंशियंट यानी प्राचीन काल में पहुंचे हैं। अब धीरे धीरे हम राजा महाराजाओं की तरफ पहुंचेंगे। जी हां दोस्तों, यहां पर पहली किताब का जिक्र है, नाम है हर्षचरित। इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। हर्षचरित ये एक किताब है, बाणभट्टा ने लिखी हुई, और ये बाणभट्ट जी जो हैं, इन्होंने ये जो किताब लिखी वो थी किंग हर्षा के बारे में। जी हां, किंग हर्षा जो थे ये 7th सेंचुरी सीई के बहुत ही महान किंग थे। इनकी कहानियां बहुत ज्यादा प्रचलित रही और हर्षचरित नाम की ये जो किताब थी बाणभट्टा द्वारा लिखी हुई, इसके जरिए भी हमें बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल नॉलेज मिल सकता है। और उसी के बारे में यहां कहा गया है, राइटिंग ऑफ बायोग्राफीज ऑफ किंग्स एंड डायनेस्टिक हिस्ट्रीज मार्क एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। अब देखिए हम स्लोली एंशिएंट से अब राजा महाराजाओं की कहानियों तक आ रहे हैं, और ये हमारे खास पॉइंट्स हैं एंशिएंट हिस्टोरियोग्राफी के, क्योंकि राजा महाराजा रजवाड़े जो थे यही सबसे इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट थे हमारी हिस्ट्री का, और उनके बारे में अगर जानना है तो ऐसी किताबों के जरिए ही हमें जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो यहां पर दोस्तों एक खास बात बताई गई है कि राइटिंग ऑफ बायोग्राफीज ऑफ किंग्स एंड डायनेस्टिक हिस्ट्रीज मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप और मार्क्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। इंडियन हिस्टोरियोग्राफी का एक अहम हिस्सा है जहां पर राजा महाराजाओं की कहानियां बताई जाती थी। यस, हर्षचरित written in the 7th century CE by Banabhatta is King Harsha's biography. It portrays a realistic picture of the social, economic, political, religious and cultural life, यानी समाज के हर पहलू को एक्सप्लेन करती हुई ये किताब, जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि किंग हर्षा के टाइम पे कैसा माहौल हुआ करता था, कैसा सोशल एनवायरनमेंट था, कैसा इकोनॉमिक, पैसे से रिलेटेड लोग कैसे जीते थे, क्या यूज करते थे, बार्टर सिस्टम चलता था या कॉइन्स चलते थे, सिक्के चलते थे, क्या उस टाइम का माहौल था वो भी आप समझ सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटिक्स कैसी होती थी उस जमाने में राजा रजवाड़ाओं के बीच, इसके अलावा रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ ड्यूरिंग द किंग्स टाइम्स, यानी ये सारी बातें आपको ऐसी किताबों के जरिए पता चल जाती है। तो कंप्लीट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन ऑफ किंग हर्षास टाइम कैन बी इजीली गॉट थ्रू हर्षचरित। तो ये उम्मीद करता हूं आप इस किताब के बारे में समझ पाए होंगे। दोस्तों इसके आगे अगर हम बढ़ें तो यहां से अब शुरू होता है मिडिवल पीरियड। हम देखिए एक एक फेज को पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहला फेज था एंशिएंट पीरियड। एंशिएंट पीरियड के अंदर हमने देखा रामायण, महाभारत, जैन पुराणास, इसके अलावा बुद्धिस्ट टेक्स्ट, इसके अलावा दोस्तों हमने देखा कैसे इंस्क्रिप्शंस के जरिए हमें चीजें पता चलती हैं, फिर वो कॉपर प्लेट्स हों या हड़प्पा मोहनजोदारो के सील्स हों, ये चीजें हमने देखी एंशिएंट पीरियड में। इसके अलावा आखिर में हमने देखा हर्षचरित जो एक राजा की कहानी के बारे में था। अब दोस्तों हम बढ़ रहे हैं आगे मिडीवल पीरियड की ओर। यस, ये मिडीवल पीरियड जो है दोस्तों, यहां से जो एक टर्न अराउंड आया इंडियन हिस्ट्री में, यहां पे मुगल्स आने शुरू हो गए। मुगल्स आए, मुगल्स ने अपने तौर तरीके अप्लाई करना शुरू किया। हमारे लाइफ में मुगल एम्परर्स आ गए, और इंडियन ट्रेडिशन में मुगल एम्परर्स का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण था। इन्होंने अपने स्टाइल से हिस्टोरियोग्राफी प्रेजेंट की, तो उसी के बारे में यहां पर हम जानने वाले हैं। सबसे पहली बात करेंगे, इस किताब की नाम है कल्हानाज राज तरंगिनी। जी हां, ये खास किताब है जो कश्मीर के राजा महाराजाओं के बारे में और कश्मीर की हिस्ट्री को डिपिक्ट करने वाली किताब है। द स्टाइल ऑफ राइटिंग राज तरंगिनी, द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बाय कल्हाना इन 12th सेंचुरी सी इज क्वाइट क्लोज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। यानी है ये मिडिवल पीरियड की कहानी, ये राजा महाराजाओं को भी डिपिक्ट करती है, कश्मीर की जो वाइब्रेंस है उसको भी प्रेजेंट करती है, और साथ ही साथ इसका हाईलाइट कुछ ऐसा है, इसकी राइटिंग कुछ इतनी स्किलफुल है कि ये हमें मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के बारे में भी एक्सप्लेन कर देती है। कल्हाना हिमसेल्फ सेज दैट ही रोट दिस टेक्स्ट आफ्टर क्रिटिकली एग्जामिनिंग। यस, पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं नोटेबल स्कॉलर्स के अंदर। यहां पर भी एक खास बात यहां पर कल्हाना कहते हैं कि भैया मैंने ये किताब जब लिखी तो मैंने हर चीज को, हर डॉक्यूमेंट को क्रिटिकली एग्जामिन किया, बारीकी से नोट किया, उसके बाद ही मैंने चीजों को यहां पर प्रेजेंट किया। वेरियस सोर्सेस लाइक इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, रिमेन्स ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, डायनास्टिक रिकॉर्ड्स एंड लोकल ट्रेडिशन, यानी हर चीज, हर डॉक्यूमेंट, हर सबूत जो उस जमाने में मुझे मिला, मैंने क्रिटिकली एग्जामिन किया, जांचा, परखा, समझा, और उसके बाद ही उसे मैंने किताब के अंदर ऐड किया। तो ये खास किताब कल्हानाज राज तरंगिनी, याद रखिए, अबाउट कश्मीर। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब बात आती है हमारे मुगल्स की। ये जो मुगल्स थे ना बेटा, ये बहुत ज्यादा त्रास तो हमें देते थे, बहुत ज्यादा तकलीफें तो देते थे, लेकिन इनकी हिस्टोरियोग्राफी का स्टाइल थोड़ा अलग था। ये अरबिक और पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, और इसीलिए इनकी राइटिंग्स के अंदर आपको अरबिक
पोएटिक स्टाइल, थोड़ा सा शायराना अंदाज कह सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर शायरी या पोएटिक फोटोज पिक्चर्स वगैरह डालकर ये बुक्स के अंदर हिस्टोरियोग्राफी के अंदर प्रेजेंटेशन रखते थे। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ किताबों के बारे में जिक्र है मिडिवल पीरियड में जो बहुत ही पॉपुलर रही और उनके जरिए हमें मिडिवल पीरियड की हिस्ट्री ज्यादा अच्छे से पता चलती है। इन द मिडिवल इंडिया द हिस्टोरियंस इन द कोर्ट ऑफ मुस्लिम रूलर्स वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय अरेबिक एंड पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी। यस, अमंग देम जियाउद्दीन बर्नी होल्ड्स एन इंपॉर्टेंट प्लेस। तो ये पहली किताब जो है जियाउद्दीन बर्नी नाम के मुगल की है और ये जो मुस्लिम रूलर है इसने हिस्टोरियोग्राफी का स्कोप कैसे एक्सपांड किया, क्या क्या खास बातें गई। जैसे हमने नोटेबल स्कॉलर्स पढ़े ना पहले चैप्टर में, वैसे इनको आप अलग अलग नोटेबल स्कॉलर समझ लीजिए और इनके आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क को पढ़िए बस। तो अभी पहला नोटेबल स्कॉलर यहां पर हम समझ सकते हैं जियाउद्दीन बर्नी को, और ये जियाउद्दीन बर्नी भाई साहब जो है इन्होंने एक किताब लिखी तारीख ए फिरोज शाही। नाम क्या है? तारीख ए फिरोज शाही। वापस से बोलता हूं, तारीख ए फिरोज शाही। यस, अ बुक रिटन बाय हिम। ही हैज स्टेटेड द पर्पस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। उसने बताया कि भैया मकसद क्या है हिस्टोरियोग्राफी का, क्या एग्जैक्टली है। तो अकॉर्डिंग टू हिम, यहां से आंसर है, ब्रैकेट में डाल देना, अंडरलाइन कर लेना, मजबूत है एकदम। अकॉर्डिंग टू हिम the historian's duty is not limited only to the recording of the ruler's valor and policies of welfare, but he should also write about the ruler's failings and incorrect policies. स्वाहा, बहुत फास्ट बोला लेकिन बहुत ही सिंपल बात है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है भैया चापलूसी मत करो। वो कह रहा है भाई कि भाई तुम जब मुगल एम्परर के बारे में कहानी लिखते हो या उसकी हिस्ट्री प्रेजेंट करते हो तो सिर्फ तारीफ मत करो, तारीफों की पुल मत बांधो। राजा के सामने अच्छा बनने के लिए, एम्परर के सामने अच्छा बनने के लिए तुम उसके बारे में अच्छा लिखोगे तो ये गलत है। What Mr. Ziauddin Barni is trying to say is that कि आप अगर हिस्ट्री लिख रहे हैं तो ये एक जिम्मेदारी है, आने वाली जनरेशंस भी उसको पढ़ने वाली हैं, उसी से सीखने वाली हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हिस्टोरियोग्राफी जब आप प्रेजेंट करें तो आप कुछ इस तरह से प्रेजेंट करें कि उसमें राजा की तारीफ हो, उसकी अच्छी पॉलिसीज के बारे में तो जिक्र हो ही, साथ ही साथ उसके फेलियर्स, उसके गलत काम, उसने क्या गलत निर्णय लिए, कैसा वो था, उसके बारे में भी पूरा विश्लेषण करें। कंप्लीट आइडियोलॉजी आपके सामने रखनी चाहिए, तभी हिस्टोरियोग्राफी वाकई में सही मानी जाएगी। यस, once again I will repeat my dear students, according to him the historian's duty is not limited only to recording the ruler's valor यानी उसकी ताकत, उसकी तारीफ, and policies of welfare उसके अच्छे काम, but he should also write about the ruler's failings and incorrect policies यानी वो कहां फेल हुआ, उसकी क्या गलत पॉलिसीज थी, उसके बारे में भी लिखना जरूरी है। बर्नी further says that a historian should also take into consideration the impact of the teachings of the wise, the learned and the saints and the cultural life of people। मंजे वागाच पंजे। याद रखिए, जियाउद्दीन बर्नी भाई साहब कह रहे हैं कि आपको हिस्टोरियंस के तौर पर एक और चीज खास ध्यान रखनी चाहिए, कंसिडर करनी चाहिए कि उस जमाने की जब आप हिस्ट्री लिख रहे हैं तो वाइज मैन कैसा सोचते थे, संत महात्मा अगर कोई थे, मौलाना कोई थे जो बहुत अच्छी बातें कह रहे थे, तो वो क्या कह रहे थे और उसका इंपैक्ट दुनिया भर में क्या था, उसका इंपैक्ट लोगों के ऊपर क्या था, वो कैसे उसको सीरियसली लेते थे, वो भी अगर आप लिखोगे तो वाइज वर्ड्स भी लोग सीख पाएंगे इन किताबों के जरिए। यस, the learned and the saints and the cultural life of people। Thus बर्नी भाई साहब expanded the scope of हिस्टोरियोग्राफी। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन तारीख फिरोज शाही एंड जियाउद्दीन बर्नीज एक्सपांशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। तो आपको ये पैराग्राफ में आंसर लिखना होगा दोस्तों, अकॉर्डिंग टू हिम से लेकर अच्छे से प्रेजेंट करना होगा कि कैसे जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी किताब के जरिए ये प्रपोज किया या ये बताया कि भाई राजा महाराजाओं की सिर्फ तारीफें मत करो, उनके फेलिंग्स और उनके इनकरेक्ट पॉलिसीज के बारे में भी प्रेजेंट करना चाहिए। उम्मीद करता हूं यह बात आप समझ पाए होंगे दोस्तों। बढ़ते हैं आगे अगली फेमस और पॉपुलर किताब की ओर या हिस्टोरियोग्राफी की ओर। यह है भैया बाबर की कहानी। जी हां, आपने बाबर का नाम सुना होगा, द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। इन्होंने एक किताब लिखी दोस्तों, इसका नाम था तुजुक ए बाबरी। क्या नाम था? तुजुक ए बाबरी। क्या नाम था? तुजुक ए बाबरी। जी हां दोस्तों, बाबर द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, इनकी किताब का नाम तुजुक ए बाबरी। और इस किताब के जरिए दोस्तों इन्होंने बहुत सारी चीजें जो ये लड़ाई के दौरान ऑब्जर्व करते थे, इन्होंने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं, जितनी भी बैटल्स लड़े हैं ना, उन सब के बारे में इस किताब में लिखा है। और साथ ही साथ जहां जहां इन्होंने ट्रैवल किया, जिस जिस रीजन में ये गए, वहां के फ्लोरा फौना, वहां के पेड़ पौधे फूल पत्ते, वहां के रिलीजन, वहां के ट्रेडिशन, वहां के कल्चर को भी इन्होंने अपनी किताब में नोट डाउन किया। तो जब आप इनकी किताब अगर कभी देखेंगे तो आपको हिस्ट्री पता चलेगी उस जमाने की। यस, ये सिंपल सी बात यहां पर कही गई है। बाबर द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर रोट एन ऑटोबायोग्राफी एंटाइटल्ड
तुजुक-ए बाबरी इट कंटेन्स द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द बैटल्स फॉट बाय हिम, यानी डिस्क्रिप्शंस ऑफ बैटल फॉट बाय हिम, डिस्क्रिप्शंस ऑफ बैटल फॉट बाय हिम, डिस्क्रिप्शंस ऑफ बैटल फॉट बाय हिम. Yes, Babur also recorded his minute observation of various regions and cities traveled by him, including the local economy, customs and the flora. यानी किताब में क्या है, ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइज के अंदर भी पूछा गया है. बाबर की किताब तुजुक-ए-बाबरी में एग्जैक्टली क्या था दोस्तों, तो आपको याद रखना है बाबर रिकॉर्डेड हिज माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, एकदम झूम करके उसने ऑब्जर्व करके लिखा है. क्या लिखा है? यस, वेरियस रीजन्स एंड सिटीज ट्रैवल्ड बाय हिम, कहां कहां वो गया, कौन सी शहरों में गया, क्या क्या उसने देखा, वो माइन्यूट ऑब्जर्वेशन उसने लिखे हैं. बाय हिम इंक्लूडिंग द लोकल इकोनॉमी, कैसा था वहां का इकोनॉमिक कंडीशन, वहां पे कितने पैसे उसे मिलते थे, राजा जो महाराजा थे वो कितने रईस थे, कितने अमीर थे, इसने उसको कैसे लूट लिया, कैसे हमला किया, क्या क्या, वो सारी बातें तुजुक-ए-बाबरी में है. कस्टम्स एंड फ्लोरा फौना, तो ये सारी चीजें तुजुक-ए-बाबरी किताब के अंदर हिस्टोरियोग्राफी के तौर पर आपको मिल जाएंगी. तो ये दोस्तों हमने हिस्टोरियोग्राफी मिडिवल पीरियड पढ़ा. दोस्तों आज के इस पार्ट में कुल मिलाकर के क्या पढ़ा, तो हमने सबसे पहले देखा एंशिएंट पीरियड. एंशिएंट पीरियड के अंदर हमने इंस्क्रिप्शंस, कॉइन, सिंबल्स के बारे में देखा. इसके अलावा हमने देखा हर्ष चरित्र की कहानी, जहां पर हमने देखा कि बायोग्राफीज ऑफ किंग्स वेर वेरी फेमस. रामायण, महाभारत, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में जाना. उसके बाद हम आगे बढ़े दोस्तों मिडिवल पीरियड की ओर, और मिडिवल पीरियड के अंदर हमने देखा राज तरंगिनी कल्हाना, यहां पर कश्मीर की कहानी. और उसके बाद हमने देखा दोस्तों तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की. और आखिर में अभी अभी हमने देखा बाबर की कहानी तुजुक-ए-बाबरी. तो आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन में जान लेते हैं. जी हां, हिस्टोरियोग्राफी इन द मिडिल पीरियड में एक और छोटी सी किताब जो अबू फजल ने लिखी थी, इट वाज कॉल्ड एज द अकबरनामा. जी हां, जो एम्परर अकबर के ऊपर लिखी गई और उनकी डायनेस्टी, उनके एम्पायर के बारे में और उनके दौर के बारे में चीजें प्रेजेंट करती है. अबू फजल कहते हैं कि भैया मैंने तो हर चीज को एकदम बारीकी से क्रिटिकली एग्जामिन करके फिर ही किताब में लिखा है, ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख दिया. यस, अबू फजल्स अकबरनामा इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी. वो कहते हैं his method of collecting authentic historical documents and their scrutiny is looked upon as devoid of bias and hence realistic. उन्होंने जो तरीका अपनाया किताब को लिखने का वो एकदम से हटके था. उनकी स्क्रूटिनी यानी बारीकी से जांच करना किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी एंशिएंट दस्तावेज को बहुत ज्यादा हटके था. उन्होंने कभी भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गलत चीजें प्रेजेंट करने की. उन्होंने एकदम एक्यूरेटली और परफेक्टली हिस्ट्री को अपनी किताब के जरिए प्रेजेंट किया और इसीलिए उनकी किताब को एकदम रियलिस्टिक माना जाता है. डिवॉइड ऑफ बायस यानी कोई भी पार्शियल ट्रीटमेंट यहां पर नहीं है, कोई भी पार्शियलिटी यहां पर नहीं है, एकदम परफेक्ट और रियलिस्टिक चीजें प्रेजेंट की गई हैं. बढ़ते हैं दोस्तों आगे, बखर की अब बात करते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों और ये मराठास से जुड़े हुए इतिहास को हमारे सामने रखता है. बखर एग्जैक्टली क्या है, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है. तो याद रखिए, ठोक बजा करके याद रखिए, लिख करके याद रखिए, प्रैक्टिस करके याद रखिए. व्हाट इज बखर, तो याद रखिए इट इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स of medieval times. Important type of historical document. Important type of historical document. Important type of historical documents. कब का? medieval times का. कब का? medieval times का. कब का? medieval times का. तो medieval period का एक important दस्तावेज, एक important document जिसके अंदर हिस्ट्री छुपी हुई होती थी उसे हम कहते थे बखर. It contains what? क्या होता है इसमें? तो याद रखिए it contains ईओलॉजीज ऑफ हीरोज यानी कहानियां हीरोज की, स्पीचेस उनकी कही गई बातें, साथ ही साथ एंड स्टोरीज ऑफ हिस्टोरिक इवेंट्स, बैटल्स एंड लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन. ये जो पैराग्राफ है, ये जो सेंटेंसेस हैं आपको हूबहू ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंट करने होंगे. व्हाट इज बखर, बखर क्या है, तो एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है. कब का है, तो मिडिवल टाइम्स का. इसमें होता क्या है, तो इट कंटेन्स ईओलॉजीज ऑफ हीरोज एंड स्टोरीज ऑफ हिस्टोरिक इवेंट्स. ईओलॉजीज ऑफ हीरोज, स्टोरीज ऑफ ग्रेट इवेंट्स. ईओलॉजीज ऑफ हीरोज, स्टोरीज ऑफ हिस्टोरिक इवेंट्स. बैटल्स, लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन. बैटल्स और लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन यानी जो भी घटनाएं पास्ट में घटी हैं, जो भी एंशिएंट बैटल हो गए या हिस्टोरिक लीडर्स हो गए, ग्रेट मैन हो गए, उनकी लाइफ स्टोरी से जुड़ी हुई बखर आपको मिल जाएगी और उन बखर्स के अंदर आपको ऑथेंटिक हिस्टोरिकल जानकारियां मिल जाएंगी. जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, बखर ऑफ पानीपत, इसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं. जी हां दोस्तों, सबसे पहले यहां पर हमारी टेक्स्ट बुक में जिक्र किया गया है सभासद बखर के बारे में. मराठी बखर्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स, जिसमें सभासद बखर वाज रिटन बाय
कृष्णाजी अनंत सभासद, नाम याद रखिएगा, सभासद बखर कोणी लिहिलेली, कृष्णाजी अनंत सभासद यांनी लिहिलेली। आणि याद रखिए दोस्तों, यहां पर ड्यूरिंग द रीन ऑफ छत्रपति राजाराम महाराज, जी हां, छत्रपति राजाराम महाराज के रीन के दौरान उनके टाइम्स में यह बखर जो है लिखी गई थी, और इसके जरिए आपको सब डिटेल जानकारी मिल जाएगी। यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द रूल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, यानी हमारे प्यारे सबके लाज दुलारे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो सभासद बखर के जरिए यहां पर कृष्णाजी अनंत सभासद ने देने की कोशिश की है। इस बखर के अंदर पूरी तरह से आपको शिवाजी महाराज और उनके दौर के बारे में जानकारी मिल जाएगी। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अगली बखर के बारे में जो यहां पर जिक्र किया है हमारी टेक्स्ट बुक में, वो है अबाउट बैटल ऑफ पानीपत। जी हां, दो इंपॉर्टेंट बखर्स यानी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स बैटल ऑफ पानीपत के बारे में है। भाऊ साहेबांची बखर describes the battle of पानीपत, another बखर entitled पानीपताची बखर। ये दोनों ही ऐसे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें बैटल ऑफ पानीपत को अच्छे से डिस्क्राइब किया है और हर इवेंट को अच्छे से प्रेजेंट किया है। इसके अलावा दोस्तों होलकरांची कैफियत, जी हां, होलकरांची कैफियत प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द होलकर्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द मराठा रूल। जैसा कि आप सब जानते होंगे दोस्तों, होलकर कम्युनिटी ये मराठास के साथ बहुत ही पहले से जुड़ी हुई थी और इनका कॉन्ट्रीब्यूशन शिवाजी महाराज जी जो है हमारे छत्रपति, इनके दौरान भी, इनके रीन के दौरान भी होलकर कम्युनिटी का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत जबरदस्त था। और उसी कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में इस बखर में पूरी डिटेल जानकारी, कैसे उन्होंने वीरता के साथ लड़ाइयां लड़ी, कैसे उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को भी जिताया, कैसे उन्होंने हेल्प किया स्वराज्य के सपने को जीने में, और उसी सब अलग अलग इवेंट्स को होलकरांची कैफियत इस बखर के अंदर डिस्क्राइब किया गया। तो उम्मीद करता हूं ये बखर को भी आप लिख करके नोट डाउन कर लेंगे। जी हां दोस्तों, अभी तक हमने क्या देखा, वंस अगेन सभासद बखर, सबसे पहले ये छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी है। यहां पर दोस्तों कृष्णाजी अनंत सभासद का नाम याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों हमने देखा अभी भाऊ साहेबांची बखर और पानीपताची बखर, ये दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो बैटल ऑफ पानीपत को डिस्क्राइब करती हैं। और आखिर में हमने देखा होलकरांची कैफियत जो होलकर कम्युनिटी और उसके कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करती है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, यहां पर बखर्स के बारे में कुछ खास जानकारी याद रखिए। बखर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स सच एज बायोग्राफीज ऑफ किंग्स, यानी राजा महाराजाओं की कहानियां, उनके पूरे एम्पायर और उनके रूल के बारे में, उनके किंगडम के बारे में। डायनेस्टिक हिस्ट्री, डिस्क्रिप्शंस ऑफ इवेंट, यानी कोई खास इवेंट हुआ है उसके बारे में, जैसे हमने पानीपत की बखर के अंदर देखा कि वहां पर सिर्फ बैटल ऑफ पानीपत को अच्छे से डिस्क्राइब किया, उससे रिलेटेड छोटी बड़ी सब जानकारी आपको वहां पर मिल जाएंगी। हिस्ट्री ऑफ अ सेक्ट या कम्युनिटी, जिसमें होलकरांची कैफियत जैसा एग्जांपल हम डाल सकते हैं, वो एक पर्टिकुलर सेक्शन या एक कम्युनिटी के बारे में है और उसके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में है, तो इट इज अबाउट अ सेक्ट ऑल्सो। साथ ही साथ ऑटोबायोग्राफी, यानी किसी की जीवनी, किसी, जैसे हमने छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी सभासद बखर के अंदर है, तो वैसे ही अलग अलग चीजें किसी पर्टिकुलर ऑटोबायोग्राफी को भी डिस्क्राइब करती हैं बखर। याद रखिए बेस्ड ऑन माइथोलॉजी या ग्रीवियंस, कोई प्रॉब्लम जो फेस किया था उस जमाने में उसके बारे में, या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे स्टेट को उस समय उस जमाने में मैनेज किया जाता था एंशिएंट या मिडिवल पीरियड में, उसके बारे में भी बखर्स मिल जाती हैं। बहुत सारी ऐसी बखर्स हैं, अगर आप गूगल करेंगे तो यू विल फाइंड डेफिनेटली मेनी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स एज बखर। तो उम्मीद करता हूं बखर वाले सेक्शन को आप अच्छे से लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, इसमें से बोर्ड एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। बखर क्या है, तो याद रखिए इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑफ मिडिवल टाइम्स। इसमें क्या होता है, तो इयोलॉजीज होती हैं, किसी इवेंट के बारे में स्टोरीज होती हैं और ग्रेट मैन की कहानियां होती हैं। उम्मीद करता हूं बखर का सेक्शन आप समझ पाए होंगे। दोस्तों आप कहानी आगे बढ़ती है, हम इस चैप्टर में जो भी पढ़ रहे हैं वो एक ट्रांजिशन है। हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन, यानी यहां पर हम पढ़ रहे हैं इंडिया के अंदर हिस्टोरियोग्राफी कैसे चली और आज कहां तक पहुंची है। तो सबसे पहले हमने राजा महाराजाओं की कहानियां देखी एंशिएंट हिस्टोरियोग्राफी में, फिर हम मिडिवल पीरियड पे पहुंचे जहां हमने मुगल्स और हमने मराठास को देख लिया। अब दोस्तों बात आती है मॉडर्न पीरियड की। यस, ये जो मॉडर्न पीरियड है, यहां पर अब मुगल तो चले गए, मराठास भी हैं, लेकिन अब यहां पर अंग्रेज आ चुके हैं, ब्रिटिशर्स आ चुके हैं और उनका नजरिया जो है वो मॉडर्न पीरियड में देखा जाता है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इन द 20th सेंचुरी द इंडियन आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च स्टार्टेड अंडर द ब्रिटिश रूल, यानी अंग्रेज आ गए और उन्होंने अपने हिसाब से चीजों को अपने पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट करना किताबों में शुरू किया और उसी को हम हिस्टोरियोग्राफी ऑफ मॉडर्न पीरियड कहते हैं इंडिया के अंदर। दोस्तों इसमें कुछ खास नाम है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, इन्होंने बहुत सारा खुदाई का काम शुरू किया, एक्सकवेशन किया और वहां से जो चीजें मिली उसके बारे में लिखना शुरू किया। ही चोज मेनली द साइट्स
फॉर फ्रॉम द बुद्धिस्ट टेक्स्ट फॉर हिज पर्पस, यानी ये हिस्टोरियोग्राफी ढूंढने के लिए और लिखने के लिए उसने ज्यादातर बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जो चीजें मेंशन थी, जो जगह मेंशन थी, वहां पे ही उसने एक्सकवेशन करके चीजों को ढूंढना, रिसर्च करना शुरू किया था। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर जॉन मार्शल, यानी ये जो दूसरा चेहरा आप देख सकते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम के पास, जॉन मार्शल जी जो हैं, इनके सुपरविजन के अंडर, इनके लीडरशिप के अंदर, इनके टेन्योर के दौरान हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज हुई दोस्तों। बिकॉज ऑफ दिस डिस्कवरी द एंटिक्विटी ऑफ इंडियन हिस्ट्री कुड बी ट्रेस्ड टू द थर्ड मिलेनियम, यानी इसी से तो पता चल पाया कि भैया इंडियन जो ट्रेडिशन है वो तीसरी सदी से भी पहले का है, थर्ड मिलेनियम से भी पुराना है। मेनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स, दो ये जो कूटनीति वाला खेल था ना, यहीं से शुरू हुआ और ब्रिटिशर्स ने हमें एकदम कंगाल गरीब देश बताया, हमेशा से हमें बहुत ज्यादा धुतकारा अपनी किताबों के अंदर। मेनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया रोट अबाउट इंडियन हिस्ट्री, देयर राइटिंग्स डिस्प्ले स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। भैया इन्होंने हम पर राज किया 150 साल, और राज तो किया ही, साथ किताबें भी लिखी हमारे बारे में, और लिखा तो लिखा हमारी अच्छाई भी नहीं कि हमारी बुराई करते रहे, हमारे बारे में भला बुरा लिखा और कहा कि ये तो गरीब थे, तो पिछड़े थे, तो गए गुजरे थे, हम आए तो हमने इनको डेवलप किया, हमने इनको सुधारा। तो उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे ये अंग्रेजों की नीति कैसी थी, ये मॉडर्न पीरियड की हिस्टोरियोग्राफी कैसी थी। दे रोट अबाउट अस बट दे रोट इन अ डिफरेंट वे। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हिस्टोरियोग्राफी और मॉडर्न पीरियड की बात करें तो यहां पर एक नाम बहुत ही अहम है और वो नाम है जेम्स मिल का। यस, इन्होंने द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम की किताब लिखी है, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और इसके अलग अलग वॉल्यूम्स, इनफैक्ट 3 वॉल्यूम्स जो हैं इस किताब के वो इंडिया में लॉन्च हुए। और द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के अंदर पहली ये एक ऐसी किताब थी जिसमें इंडियन हिस्ट्री को ब्रिटिशर ने प्रेजेंट किया। इट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स एन एब्सेंस of objective perspective and prejudice about various aspects of the Indian culture। ये दो शब्द बहुत मायने रखते हैं, objective perspective and prejudice about various aspects। इसका एब्सेंस था, इसकी कमी थी बॉस। उन्होंने सही नजरिए से, सही ढंग से हिस्ट्री को, इंडियन कल्चर को प्रेजेंट ही नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपने नजरिए से, एक तरफा नजरिए से हिस्ट्री को प्रेजेंट किया और इंडियन कल्चर को तवज्जो ही नहीं दिया, उसका एब्सेंस था, वो मिठास ही नहीं थी। और इसीलिए ये जो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया थी वो ब्रिटिशर्स का पर्सपेक्टिव था, इंडियंस का नहीं था। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिटन बाय माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, वाज पब्लिश्ड इन 1841। तो इस प्रकार दोस्तों मॉडर्न पीरियड में अलग अलग ब्रिटिश ऑफिसर्स ने हमारे इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखना शुरू किया। दोस्तों इसके अलावा आगे अगर बात करें तो ग्रैंड डफ, इसका नाम भी बहुत जबरदस्त फेमस है क्योंकि ये भाई साहब ने मराठास के हिस्ट्री के बारे में लिखा। हालांकि इसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया और कभी भी इसकी बुक को किसी इंडियन ने एक्नॉलेज नहीं किया। ग्रैंड डफ की राइटिंग के अंदर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है हिस्ट्री ऑफ मराठास को और इन्होंने बहुत सारे इसके वॉल्यूम्स भी लिखे हैं। लेकिन दोस्तों हमारे जो हिस्टोरियंस थे, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस थे, उन्होंने हमेशा इस बुक को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने हमेशा से यह कहा कि इस बुक के अंदर हमें ठीक से प्रेजेंट नहीं किया गया है और कई इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर मिसिंग है, एब्सेंट है। द पीरियड ऑफ मराठा एम्पायर इज वेरी important in Indian history. Grant Duff's name stands out among the British officers who wrote about Maratha history. He wrote the book entitled A History of Marathas. This book is published in 3 volumes. 3 किताबें, एक भी नहीं 3 किताबें लिखी। Grant Duff's writing also shows the British inclination, याद रखिए British inclination मतलब खुद के एंगल से उन्होंने लिखा है, खुद के व्यू पॉइंट से लिखा है। मराठास एक्चुअल में कैसे थे वो प्रेजेंट नहीं कर पाए। Of condemning Indian culture and history, similar tendencies witnessed in Colonel Todd's writings about Rajasthan history। यानी एक नहीं, ऐसे कई ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री, मराठा एम्पायर हो, राजस्थानी जो हिस्ट्री है उसके बारे में भी लिखा है, लेकिन ठीक से, अच्छे से, सही ढंग से उसे प्रेजेंट नहीं किया। और इसीलिए दोस्तों मॉडर्न पीरियड के अंदर हमारे नीलकंठ जनार्दन कीर्तने एंड विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े, ये 2 ऐसे इंडियन हिस्टोरियंस थे हु टुक अपॉन द टास्क ऑफ एक्सपोजिंग द लिमिटेशंस ऑफ ग्रैंड डफ्स राइटिंग। यानी इन दोनों ने, इन महान दोनों हिस्टोरियंस ने, इन्हें सल्यूट है दोस्तों। उस जमाने में इन्होंने एकदम जी जान से, जो ग्रैंड डफ जैसे ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, जो ग्रैंड डफ जैसे लोग थे जिन्होंने हमारी हिस्ट्री को सही ढंग से प्रेजेंट नहीं किया अपनी किताबों में, उन्हें क्रिटिसाइज करने का काम किया। ये वो लोग थे जो ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम में पढ़े लिखे थे और इन्हें पता चला कि यार ये तो गलत प्रेजेंट हो रहा है, ये तो हमारे बारे में सही नहीं लिख रहे हैं, और इसीलिए दे टुक द चार्ज, दे टुक अपॉन देम एज अ टास्क ऑफ एक्सपोजिंग द लिमिटेशंस ऑफ ग्रैंड डफ्स राइटिंग। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी बातें आपके समझ में आ रही होंगी। दोस्तों हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन
में हमने अभी तक एंशियंट पीरियड की इंडियन हिस्ट्री कैसे इवॉल्व होती है उसके बारे में जाना, साथ ही साथ हमने मुगल एम्पायर और बखर के बारे में भी जाना। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें कवर करेंगे, जिसमें नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी में कैसे इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स के साथ डील किया गया है, कैसे अलग अलग ओपिनियंस हमारे सामने रखे गए हैं और कैसे नोटेबल स्कॉलर्स ने इंडियन ट्रेडिशन में हिस्टोरियोग्राफी को आगे बढ़ाया है। तो दोस्तों बने रहिए इस चैनल पर, हम यहां पर दोस्तों लगातार आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहेंगे। दोस्तों इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी स्टडीड अबाउट बखर एंड हिस्टोरियोग्राफी ऑफ मॉडर्न पीरियड। जी हां दोस्तों, बखर के बारे में हमने जाना, देखा कैसे वो एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है ऑफ द मिडिवल पीरियड। हमने देखा सभासदांची बखर, इसके अलावा पानीपताची बखर, हमने देखा होलकरांची कैफियत के बारे में, और इसी के साथ साथ मॉडर्न पीरियड में कैसे ग्रैंड डफ की राइटिंग ने इंडियन हिस्टोरियोग्राफी को कैसे अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया, कैसे पोर्ट्रेट ढंग से नहीं किया, और इसकी वजह से कई हिस्टोरियंस ने उसे क्रिटिसाइज भी किया। तो ऐसी अलग अलग जानकारियों के साथ आज की इस वीडियो लेक्चर को चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहली बात आती है वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स की, और इसमें सबसे प्रमुख है कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। जी हां दोस्तों, हम एक कॉलोनी थे, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी। 150 सालों तक उसने हम पर राज किया, और उन्होंने जो हिस्ट्री हमारे बारे में प्रेजेंट की, उसी हिस्ट्री को कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। वंस अगेन आई रिपीट माय डियर स्टूडेंट्स, गुलामी की जंजीरों में हम बंधे हुए थे। अंग्रेजों ने हम पर 150 सालों तक हुकूमत की और हमें अपनी कॉलोनी बनाकर रखा, और उसी दौरान जो अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ऑफिसर्स ने हमारे बारे में हिस्ट्री लिखी, उसे हम कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। The early scholars who studied and wrote Indian history were mainly British officers and Christian missionaries। यानी इंडिया के बारे में इतिहास लिखने वाले सब शुरुआती दौर में जो लोग थे वो या तो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे या तो क्रिश्चियन मिशनरीज थे। दोस्तों their prejudice is clearly reflected in the way some of them have ridiculed Indian culture। यानी ज्यादातर इन ब्रिटिश ऑफिसर्स की किताबों में, इन क्रिश्चियन मिशनरीज की किताबों के अंदर ये देखा गया कि they had a prejudice, they had a style where they ridiculed Indian culture। हमारे कल्चर को बहुत ही खराब तरीके से प्रेजेंट किया, इंडियन संस्कृति को अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया, साथ ही साथ ऐसा प्रेजेंट करने की कोशिश की कि भैया ये तो गरीब हैं, पिछड़े हैं, एकदम गए गुजरे हैं, हमने इन्हें कॉलोनी बना करके डेवलप करने की कोशिश की, एजुकेशन देने की कोशिश की, और इन्हें अच्छी लाइफ देने की हम कोशिश कर रहे हैं, और हमने ही इन्हें अच्छा बनाने की कोशिश की है, ये तो भैया कुछ भी नहीं थे। Their writings were used to justify the colonial British rule। अपनी राइटिंग्स के जरिए उन्होंने हमेशा ये जस्टिफाई करने की कोशिश की कि भैया कॉलोनियलिज्म जो है वो तो सही है, वो राइट है, और कॉलोनियलिज्म नहीं होता तो ये तो पिछड़े के पिछड़े ही रह जाते। The 5 volumes of Cambridge History of India published during 1922-1937 CE are distinct examples of colonial historiography। तो ये कुछ उदाहरण हैं colonial historiography के। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये एक बड़ा उदाहरण है, जहां पर इस किताब के जरिए 5 वॉल्यूम्स ऐसे बने जिसके जरिए उन्होंने कॉलोनियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी जो है हमारे सामने प्रेजेंट की। तो ये पहला दौर था आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स के अंदर कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। ये पैराग्राफ आपको नोट डाउन कर लेना है। दोस्तों इसके आगे अगर हम जाएं तो बात आती है ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी की। दोस्तों याद रखिए, हर अंग्रेज तो खराब नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे यूरोपियंस थे, कुछ ऐसे लोग थे जो क्यूरियस थे, जो उत्सुक थे हमारी संस्कृति और हमारे ट्रेडिशन को जानने के लिए। देयर वर सम स्कॉलर्स, यूरोपियन स्कॉलर्स, जो ये देखना चाहते थे कि यार इस कल्चर में क्या खास है, इस ट्रेडिशन में क्या खास है, इनकी क्या हिस्ट्री है। दे वर एक्साइटेड, दे वर एडमायरिंग एंड रिस्पेक्टिंग आवर ट्रेडिशन। और ऐसे लोगों की हिस्ट्री राइटिंग को हम ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। वंस अगेन आई रिपीट दोस्तों, हर अंग्रेज खराब नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे यूरोपियन स्कॉलर्स थे जो बाहर बैठकर हमारे बारे में अच्छा भी सोचते थे, हमें एडमायर करते थे, रिस्पेक्ट करते थे हमारे ट्रेडिशन की, और उनकी लिखी गई हिस्टोरियोग्राफी को हम ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। मेनी यूरोपियन स्कॉलर्स फेल्ट क्यूरियस अबाउट सिविलाइजेशन एंड कंट्रीज ऑफ द ईस्ट। सम ऑफ दोज स्कॉलर्स फेल्ट एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर देम। जी हां, these scholars were known as ओरिएंटलिस्ट। और जब इन स्कॉलर्स की बात करते हैं दोस्तों, तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर, इनका नाम बहुत ही प्रमुख है, बहुत ही आगे से लिया जाता है, क्योंकि फ्रेडरिक मैक्स मुलर ने डिटेल रिसर्च किया संस्कृत लैंग्वेज के ऊपर। इन्होंने बारीकी से समझा, जाना, परखा इस संस्कृत लैंग्वेज को, और इसकी खूबी और मिठास के जरिए इन्होंने ये कहा कि भैया संस्कृत लैंग्वेज जो है ना, ये मदर ऑफ ऑल इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हो सकती है, सबसे प्राचीन काल लैंग्वेज है, और इसके जरिए कई और लैंग्वेज
लैंग्वेजेस बनी हो सकती हैं। उनकी किताब द सीक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट ये काफी पॉपुलर रही और साथ ही साथ फ्रेडरिक मैक्स मुलर ने हितोपदेश जो संस्कृत टेक्स्ट था उसे जर्मन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया। तो आप समझ सकते हैं कितना प्रभाव उन पर रहा होगा और इसी हिस्टोरियोग्राफी को हम ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। अमंग द ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स Frederick Max Muller deserves a special mention. In his opinion, Sanskrit was the most ancient language of the Indo-European languages. He was deeply interested in Sanskrit literature. He first translated Sanskrit text of हितोपदेश इन जर्मन लैंग्वेज। हितोपदेश को उन्होंने ट्रांसलेट किया संस्कृत से जर्मन लैंग्वेज में। साथ ही साथ ही वॉज द एडिटर ऑफ 50 वॉल्यूम्स ऑफ द सीक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर ही ऑल्सो कंपाइल्ड ऋग्वेदा। जी हां, आपने वेदों के बारे में सुना होगा दोस्तों। ऋग्वेदा को भी इन्होंने जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हुए दुनिया तक संस्कृत की आवाज को पहुंचाया। विच हैज बीन पब्लिश्ड इन 6 वॉल्यूम्स। ही ट्रांसलेटेड ऋग्वेदा इन जर्मन। दोस्तों कई अलग अलग क्रिटिसिज्म तो होते ही हैं, उसी प्रकार ओरिएंटलिस्ट की हिस्टोरियोग्राफी के बारे में भी ये कहा जाता है कि भैया ये जो थे जानबूझ के तारीफ कर रहे थे, इनको भी आखिर तो कॉलोनियलिज्म करना था, इनको भी इनडायरेक्ट वे में हमारे अंदर यहां पर देश में घुसना था, इसलिए ये लोग बाहर से तारीफ कर रहे थे, ऐसा कहा जाता है। हालांकि इन्होंने कई चीजें अच्छी अच्छी हमारे संस्कृत और हमारे कल्चर और हमारे ट्रेडिशन के बारे में अपनी किताबों में कही है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब कहानी आगे बढ़ती है। देखिए मैं थोड़ा सा अगर आपको रिकैप दे दूं पूरे चैप्टर का, तो शुरुआत हुई एंशिएंट हिस्टोरियोग्राफी से। एंशिएंट हिस्टोरियोग्राफी में आपको याद रखना है किंग हर्षास बायोग्राफी, हर्ष चरित्र रिटन बाय बाणभट्टा। उसके बाद स्लोली हम आगे बढ़े, राज तरंगिनी कलहानाज कश्मीर के ऊपर किताब, उसके बाद जियाउद्दीन बर्नी, यहां पर तारीख फिरोज शाही की बात हुई। उसके बाद बाबर और अकबर की हमने देखी, तुजू के बाबरी और अकबरनामा। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ी, यहां पर मराठाज आ गए बखर के साथ, और बखर एक एंशिएंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बन गया मिडिवल पीरियड का, जिसमें हमने सभासद बखर, पानीपताची बखर, होलकरांची कैफियत जैसी कई अलग अलग चीजें देखी। तो हिस्टोरियोग्राफी ये स्लोली स्टडीली आगे बढ़ रही। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ी, मॉडर्न पीरियड आया, और मॉडर्न पीरियड में अंग्रेजों ने प्रेजेंटेशन दिया अपना हिस्टोरियोग्राफी का। अब ये हमें पसंद नहीं आया, हमें ऐसा लगा कि यार ये तो गलत लिख रहे हैं हमारे बारे में, हमारे ट्रेडिशन को, हमारे कल्चर को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए दोस्तों हमारे हिस्टोरियंस ने ये बेड़ा उठाया कि हम अपने प्राइड को वापस हासिल करके रहेंगे, हम अच्छे से हमारे रीडर्स तक हमारा एक्चुअल गोल्डन एरा जो है हिस्ट्री का वो प्रेजेंट करेंगे। और उसी राइटिंग को नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। यस, हिस्ट्री रिटन बाय आवरसेल्व्स। हमने खुद लिखा हमारे देश के गोल्डन एरा के बारे में, और उस हिस्ट्री को नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। द राइटिंग्स ऑफ इंडियन हिस्टोरियंस हु वर ट्रेन्ड इन द ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम show an inclination to restore the pride in the ancient glory of India and the self-esteem of Indian readers। यानी ज्यादातर ये जो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस थे, इनकी कहानियों में, इनकी राइटिंग्स के अंदर ये चीज छलकती है, इंक्लाइनेशन होता है कि भैया ये लोग जो है अपना प्राइड वापस लाना चाहते हैं। जो अंग्रेजों ने गलत गलत लिख दिया था उसे ये क्रिटिसाइज करते हुए सही बात जो है इंडियन रीडर्स तक पहुंचाना चाहते हैं। देयर राइटिंग्स वर नोन एज nationalistic historiography। nationalistic writings in Maharashtra were inspired by विष्णु शास्त्री चिपलूनकर। जी हां दोस्तों, विष्णु शास्त्री चिपलूनकर जी ने इंस्पायर किया मराठास को, मराठी लोगों को, जिन्होंने ऐसी राइटिंग्स को शुरू किया। यस, ही क्रिटिसाइज्ड द प्रेजुडिस्ड हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया रिटन बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स। बहुत ही लताड़ा इन्होंने चमाट मारते हुए हिस्टोरियंस जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनकी बातों को गलत साबित करते हुए इन्होंने सही राह दिखाया, सही डायरेक्शन दिखाया। द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस ट्राइड टू सीक द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां से जो दौर शुरू हो रहा है वो आप समझ पाएंगे। नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी, अपनी कहानी अपनी जुबानी। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। ये दो अहम जो हैं किरदार जो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, महान कैरेक्टर्स हैं, और इनके रिलेटेड दो आंसर्स भी आपके टेक्स्ट बुक में आए जो आपको बहुत काम आएंगे बोर्ड एग्जाम के लिहाज से। ये हैं विनायक दामोदर सावरकर और वी.के. रजवाड़े जी। इनकी बात हम आगे करेंगे दोस्तों, फिलहाल इतना समझ लीजिए नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी में अब बढ़ चढ़कर सभी हिस्टोरियंस हिस्सा लेने लगे थे। सभी देशवासी जो थे, जिसमें ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम में एजुकेशन लिए हुए, हासिल किए हुए जो भी हिस्टोरियंस थे, उन्होंने लिखना अब शुरू कर दिया था। दे आर एट टाइम्स ब्लेम्ड ऑल्सो फॉर इग्नोरिंग द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल ट्रूथ। तो इन पर इल्जाम लगाए गए कि भैया आप लोग सिर्फ है ना इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री को ये अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको फैक्ट्स नहीं मानने हैं, आप जो है सच्चाई नहीं बयां कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स ने भी बहुत कुछ किया है। ये सारी बातें इनको क्रिटिसाइज करते हुए अंग्रेज कहने लगे
इसका मतलब बहुत सिंपल था, इनको मिर्ची लग गई थी। यस, ब्रिटिशर्स जो थे वो जलने लगे थे, इनको समझ में आ गया था कि अब जो है इंडियंस जाग चुके हैं, वो खुद की हिस्ट्री खुद लिखने लगे हैं, तो यहां पर उन्हें प्रॉब्लम फील हुई और इसीलिए वो लोग क्रिटिसाइज करने लगे। यस, महादेव गोविंद रानाडे, मैं अभी कुछ नाम लूंगा दोस्तों फटाफट से एकदम, इनमें से एटलीस्ट 3 से 4 नाम नोट डाउन करके ले लीजिएगा। ये वो महान हिस्टोरियंस हैं, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस हैं, जिन्होंने वो बीड़ा उठाया नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी को अच्छे से प्रेजेंट करने का। महादेव गोविंद रानाडे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा, रमेश चंद्र मजूमदार, काशी प्रसाद जायसवाल, राधा कुमुद मुखर्जी, भगवान लाल इंद्रजी, वासुदेव विष्णु मिराशी एंड अनंत सदाशिव अल्टेकर। जी हां दोस्तों, ये वो नाम हैं जिन्होंने नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी को प्रखरता से, बहुत ही अद्भुत तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट किया। यस, दे आर द नेम्स ऑफ सम रिनाउंड स्कॉलर्स अमंग द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस। और इन्हीं नामों में से 2 बहुत ही अहम नाम, जिसमें सबसे पहले वी के रजवाड़े, आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन भी है, कंट्रीब्यूशन ऑफ वी के रजवाड़े, या हम कह सकते हैं उनकी स्टाइल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग, उनका क्या ओपिनियन था। नोटेबल स्कॉलर में सबसे अहम वी के रजवाड़े, याद रखिए, ही इज अ वेल नोन historian known for his writings in Marathi on varied subjects, यानी अलग अलग विषयों पर वो लिखते थे। फिर वो हिस्ट्री हो गया, लिंग्विस्टिक्स भाषाओं के ऊपर हो गया, या सामान्य ज्ञान के ऊपर, इटिमोलॉजी, ग्रामर एक्सेट्रा, अलग अलग चीजों पे, अलग अलग विषयों पे अपना ओपिनियन देते थे और बहुत ही बखूबी लिखते थे। ही वॉज ऑफ द फर्म ओपिनियन दैट वी शुड राइट अवर ओन हिस्ट्री, आपण स्वतःचा इतिहास लिहायचा, दुसऱ्यांच्यावर का अवलंबून राहायचं। वाय वी शुड टेल अदर्स टू राइट अवर हिस्ट्री, वी विल राइट, हम क्यों दूसरों की लिखी हुई हमारे बारे में कहानियां पढ़ें, क्यों ब्रिटिश ऑफिसर्स हमारे बारे में गलत लिखें और हम पढ़ते रहें, हम हमारा इतिहास खुद लिखेंगे। ये एक अहम बात वी के रजवाड़े ने की, वी शुड राइट अवर ओन हिस्ट्री। ही कंपाइल्ड एंड एडिटेड 22 वॉल्यूम्स ऑफ मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने। जी हां, मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने ये एक अहम किताब थी जिसकी 22 वॉल्यूम्स इन्होंने लिखे और बहुत ही जबरदस्त प्रीफेस भी लिखा था इसका। He wrote very scholarly prefaces to each of the 22 volumes. प्रीफेस हर किताब की शुरुआत में होता है दोस्तों, और बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने ये प्रेजेंट किया था। He stated, history is the all-inclusive इमेज ऑफ द पास्ट सोसाइटीज, यानी उनका कहना बहुत ही सिंपल था। जैसे वोल्टेयर ने कहा था दोस्तों, उसी प्रकार वी के रजवाड़े कहते हैं कि भैया हिस्ट्री संकुचित नहीं है, सिर्फ एक ही पर्टिकुलर चीज के बारे में नहीं है कि राजा महाराजाओं के बारे में लिख दिया, किसी वॉर के बारे में लिख दिया, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री इज एन ऑल इन्क्लूसिव इमेज, ऑल इन्क्लूसिव, सगळंच आहे त्याच्यामध्ये। फिर वो छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो, इंसान से जुड़ी हुई, इंसान की जिंदगी से जुड़ी हुई हर चीज में हिस्ट्री होती है। और वही यहां पर कहा गया है, हिस्ट्री इज द ऑल इंक्लूसिव इमेज ऑफ द पास्ट सोसाइटीज। यस, इट डज नॉट इंक्लूड ओनली द स्टोरीज ऑफ पॉलिटिकल इमेजेस, कॉन्स्पिरेसीज एंड वॉर्स फॉर सीजिंग पावर, यानी सिर्फ लड़ाई झगड़े, सिर्फ मारपीट, सिर्फ बैटल या सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानियां इतिहास नहीं होता है। He insisted the history should be written only using authentic documentary source। जी हाँ, जैसा कि हमने नोटेबल स्कॉलर्स में भी पढ़ा था दोस्तों, ये भी वही मानते हैं कि हिस्ट्री जो है इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए, कोई ख्याली पुलाव नहीं होना चाहिए। ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स के जरिए, सोर्सेस के जरिए ही हमें अच्छी और सही तरीके से हिस्ट्री को प्रेजेंट करना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट शख्स की ओर। दोस्तों याद रखिए, ये हैं हमारे स्वतंत्र वीर सावरकर, एक महान वक्ता, एक जबरदस्त राइटर और एक इंस्पिरेशन फॉर ऑल। जी हां दोस्तों, विनायक दामोदर सावरकर जी एक महान फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं और इन्होंने कई जनरेशंस को इंस्पायर किया दोस्तों। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का नाम हम सुनते हैं, हम याद करते हैं उन्हें भी इंस्पायर करने में विनायक दामोदर सावरकर जी का बहुत बड़ा योगदान था। दोस्तों याद रखिए, विनायक दामोदर सावरकर जी को बहुत ज्यादा तकलीफें झेलनी पड़ी, अंग्रेजों ने बहुत सजाएं दी, लेकिन उन्होंने अपनी किताब्स और अपनी राइटिंग्स के जरिए बहुत जबरदस्त इंपैक्ट डाला जनरेशंस पर, और फ्रीडम मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग करने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी हेल्प्ड in triggering of the independence movement of the Indian people against the British। याद रखिए दोस्तों, जो एक ठंडा सा पड़ गया था माहौल, 1857 में हमने लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों से, झांसी की रानी मंगल पांडे बहुत लड़े थे लेकिन हार गए। अंग्रेज जो थे उनकी नींव हिला दी, पूरी तरह से जड़ से हिला दिया था अंग्रेजों को। और फिर उसके बाद अंग्रेजों को अक्कल आ गई, हालांकि अंग्रेजों ने हमें हरा दिया, अंग्रेजों को अक्कल आ गई कि यार इनको डिवाइड करो, इनको अलग अलग करो, तभी इन पे राज कर पाएंगे, क्योंकि अगर एक हो गए तो हमें भगा देंगे। तो ये जो है बात, वो जब अंग्रेजों को समझ में आई तो अंग्रेज डिवाइड एंड रूल करने लगे और हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट था थोड़ा ठंडा पड़ गया था।
नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी ने इस ठंडे पड़े मूवमेंट को फिर एक बार आग दी, फिर एक बार ट्रिगर किया, फिर एक बार बूस्ट किया, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान विनायक दामोदर सावरकर का है, यानी स्वतंत्र वीर सावरकर जी का है। जी हां दोस्तों, मैं फिर एक बार दोहरा दूं, इन दिस एस्पेक्ट द बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 रिटन बाय विनायक दामोदर सावरकर इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। और याद रखिए, इसी की वजह से द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी प्रोवाइडेड अ मोमेंटम टू द राइटिंग ऑफ रीजनल हिस्ट्रीज टू, यानी ऐसी किताबों की वजह से कई रीजनल हिस्ट्रीज के बारे में भी लिखा जाने लगा। फिर वो मराठा का इतिहास हो, पंजाब का इतिहास हो, राजस्थान के महाराणा प्रताप जैसे कई अलग अलग जो रीजनल हिस्ट्रीज थी ना, उसे भी तवज्जो मिलने लगा, उसे भी इंपॉर्टेंस मिलने लगा। एज अ रिजल्ट द अटेंशन ऑफ हिस्टोरियंस वाज ड्रॉन टू द जियोग्राफिक कंडीशंस एंड हिस्ट्री ऑफ द साउथ इंडियन रीजन्स एज वेल, यानी स्लोली एंड स्टेडीली नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी जो थी इसे मोमेंटम मिला और हम आजादी की लड़ाई की ओर एक कदम आगे बढ़ गए। वी स्टडीड अबाउट कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी एंड नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कई अलग अलग सब्जेक्ट्स के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो जरूर इस चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिएगा। दोस्तों, बात करें आज के लेक्चर की, तो यहां पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं अलग आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स की जो आए पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में। जी हां, आजादी के बाद एक नया फ्रेमवर्क, एक नया आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क सामने आया, और दोस्तों इन्हें 3 हिस्सों में यहां पर हमारे टेक्स्ट बुक में प्रेजेंट किया गया है, जिसमें मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, सबल्टन हिस्ट्री और फेमिनिस्ट हिस्ट्री बहुत अहम है। जी हां दोस्तों, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, सबल्टन हिस्ट्री और फेमिनिस्ट हिस्ट्री, ये 3 टाइप्स या ये 3 इंपॉर्टेंट आंसर्स कह लीजिए, हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। नाउ अलोंग विद राइटिंग ऑफ डायनेस्टिक हिस्ट्रीज, द कल्चर, सोशल, इकोनॉमिक हिस्ट्रीज वेर आल्सो बीइंग रिटन, यानी कहीं ना कहीं अब हम मॉडर्नाइज हो रहे थे, धीरे धीरे ट्रेडिशन के आगे हम बढ़ रहे थे। कहीं ना कहीं हमारा जो स्टाइल था राइटिंग का, वो अब चेंज होने लगा था, इवॉल्व होने लगा था। जैसा कि कई हिस्टोरियंस ने बार बार कहा कि इट इज नेसेसरी टू इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इन हिस्ट्री, तो वही करने की कोशिश जो है अलग अलग हिस्टोरियंस कर रहे थे, और उसी में ये 3 महत्वपूर्ण जो है हम कह सकते हैं मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, सबल्टन हिस्ट्री और फेमिनिस्ट हिस्ट्री। यहां पर दोस्तों हमने बॉटम मोस्ट रैंक के बारे में भी जानने मिलेगा। इसके अलावा हमें फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट हिस्ट्री को कैसे बढ़ावा मिला उसके बारे में भी हम जानेंगे, और साथ ही साथ मार्क्सिस्ट हिस्ट्री के अंदर कार्ल मार्क्स की थ्योरी को इंडिया और इंडियन ट्रेडिशन में कैसे अपना करके एक नई शुरुआत की उसके बारे में भी जानेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं मार्क्सिस्ट हिस्ट्री की। तो जैसा कि आप जानते हैं, नोटेबल स्कॉलर में हमने पढ़ा था कार्ल मार्क्स के बारे में, और कार्ल मार्क्स कहते हैं कि भैया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, द हैव्स एंड द हैव नॉट्स। हैव्स वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, अधिकार होते हैं सारे, और हैव नॉट्स वो होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता। और ऐसी सिचुएशन में क्लास स्ट्रगल शुरू हो जाता है दोस्तों, और जो हैव्स होते हैं ना, वो हैव नॉट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। बस इसी के क्लास स्ट्रगल की हिस्ट्री को हम मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं, और इसी का जन्म हमारे देश में भी हुआ। दामोदर कोसांबी जैसे कई महान शख्सियत थे जिन्होंने मार्क्सिस्ट हिस्ट्री को एक अलग रंग और रूप दिया हमारे देश में। The concern of the means of production, modes of production and the industrial relations were at the center in the writings of Marxist historians, यानी means of productions हो या modes of production हो, ऐसे कई अलग अलग मुद्दे हमारे देश में भी बढ़ चढ़कर आगे आए। Accordingly, to analyze the impact of every social event of significance has remained the basic theme of Marxist historiography. Basically दोस्तों, कहीं ना कहीं आपने 1970s या उससे पहले जो आजादी का काल था, आजादी के बाद का पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा था, उसमें कई पिक्चरों में भी आपने देखा होगा जहां पर मिल वर्कर्स के ऊपर कई अत्याचार होते हुए दिखाया गया है। तो ये सब चीजें जो होती थी, इनके बारे में भी मार्क्सिस्ट हिस्ट्री ने आवाज उठाई। दोस्तों याद रखिए, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस इन इंडिया स्टडीड द ट्रांजिशन within the caste system also, जो जाति पाति का भेदभाव होता था उसे भी स्टडी करके एनालाइज करने का काम मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने किया। और इसी में दोस्तों कुछ नाम बहुत ही अहम हैं। अमंग द नोटेबल इंडियन हिस्टोरियंस हु अडॉप्टेड मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क, स्कॉलर्स लाइक दामोदर धर्मानंद कोसांबी, जिनका चेहरा आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त इनका काम था मार्क्सिस्ट हिस्ट्री और उसकी आइडियोलॉजी को आगे लेकर जाने में। दामोदर धर्मानंद कोसांबी, कॉमरेड श्रीपद अमृत डांगे, राम शरण शर्मा, कॉमरेड शरद
पाटिल हैव कंट्रीब्यूटेड नोटेबली, इनका योगदान बहुत जबरदस्त रहा है। स्पेशली अगर यहां पर बात करें तो कॉमरेड डांगे ने कम्युनिस्ट पार्टी यानी इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी जो देश में आज भी है और इसके कई स्टेट्स के अंदर इनकी सरकारें भी थी, इलेक्शंस भी ये लोग लड़ते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से अपना जो है आइडियोलॉजी सामने लोगों के रखते हैं। तो कॉमरेड डांगे जो थे, ही वाज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ द इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, द बुक रिटन बाय हिम रिप्रेजेंट्स मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, इनकी ही लिखी गई किताब प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, ये जो किताब थी ये बहुत अच्छी तरीके से मार्क्सिस्ट हिस्ट्री को प्रेजेंट करती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मार्क्सिस्ट हिस्ट्री को आप समझ पा रहे होंगे। इन कुछ महानुभावों की वजह से, इन नोटेबल स्कॉलर्स की वजह से मार्क्सिस्ट हिस्ट्री इंडिया में भी प्रखरता से सामने आई और इन्होंने भी बॉटम मोस्ट रैंक्स ऑफ द सोसाइटी को सही तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगली हिस्ट्री जो है वो है सबल्टन हिस्ट्री। इस शब्द का मतलब समझ लीजिए, सबल्टन मींस द बॉटम मोस्ट रैंक्स। जी हां, हमारे समाज के अंदर कई रैंक्स क्रिएट कर दिए गए थे और शुरुआत से लेकर आज तक कई बार कास्टिज्म, जाति पाति का भेदभाव हमें देखने मिलता है। दोस्तों सबल्टन हिस्ट्री, द सीड्स ऑफ सबल्टन हिस्ट्री आर फाउंड इन द मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी इटसेल्फ, यानी मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी से ही हम ये चीजें सीखे और सबल्टन हिस्ट्री के और बढ़े। द रोल ऑफ द इटालियन हिस्टोरियन एंटोनियो ग्राम्स्की is very important in developing the idea that history should be written starting from the bottommost ranks of the people in the society। यानी कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो एंटोनियो ग्राम्स्की थे, इन्होंने पहले ही ये बात कह दी थी कि इट इज वेरी एसेंशियल to never ignore the bottommost ranks of the society। ये आपको पिरामिड के जरिए भी नजर आ रहा होगा दोस्तों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अनटचेबल्स, आदिवासी, ऐसा एक पिरामिड हमारे समाज में खड़ा हो गया था और इस पिरामिड में जो निचले स्तर पर थे इन्हें हमेशा से इग्नोर कर दिया जाता था, इनके साथ दुर्व्यवहार होता था, एक्सप्लॉयटेशन होता था। ये ना हो इसीलिए ये सबल्टन हिस्ट्री के जरिए उनकी दुख, उनके पीड़ा और उनकी साथ जो व्यवहार होता है उसे प्रेजेंट करने की कोशिश की ताकि ये बंद हो सके। समाज में आज भी कई जगहों पर ये चीजें होती हैं, कास्टिज्म के नाम पर, जाति पाति के नाम पर भेदभाव होता है और हमें ये रोकने की जरूरत है। दोस्तों याद रखिए दैट बॉटम मोस्ट रैंक्स ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी शुड नेवर बी इग्नोर्ड। इनफैक्ट सबल्टन मींस द बॉटम मोस्ट रैंक्स इटसेल्फ। तो इस हिस्ट्री का मूल सिद्धांत ही है कि बॉटम मोस्ट रैंक पर जो हैं उनके बारे में लिखा जाए, उन्हें समझा जाए, उन्हें ही अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया जाए। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। यहां पर कुछ खास नाम हैं जो सबल्टन हिस्ट्री को बहुत ही स्ट्रांगली हमारे देश में प्रेजेंट करते हैं। महात्मा फुले उनमें से एक हैं। जी हां, महात्मा ज्योतिराव फुले। इनके बारे में हमने बहुत सारी हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन खास चीज इनकी यही है कि महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने हमेशा से शूद्र का, दलितों का, पिछड़ों का साथ दिया और उनके बारे में प्रखरता से लिखते रहे। महात्मा फुले अनफोल्डेड द हिस्ट्री ऑफ शूद्र अति शूद्र कम्युनिटीज इन हिज बुक गुलामगिरी। जी हां, गुलामगिरी इस किताब के अंदर उन्होंने शूद्र और अति शूद्र की कंडीशन को बखूबी पेश किया, जिसके जरिए लोगों के मन में यह भाव जागा कि भाई इनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। He drew attention to the exploitation of women, Shudras and Ati Shudras done under the name of religion। ये जाति पाति धर्म के नाम पर जो भेदभाव होता था उसकी तरफ अपनी किताब के जरिए इन्होंने ध्यान केंद्रित किया। The terms Shudra and Ati Shudra indicates the bottommost ranks in the caste system। तो दोस्तों कुछ ऐसा योगदान था महात्मा ज्योतिराव फुले जी का। दोस्तों जब बात आती है दलितों की, पिछड़ों की और बॉटम मोस्ट रैंक्स की, तो ये नाम हमेशा प्रखरता से आगे आता है श्री डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी। हमारे संविधान के शिल्पकार इन्हें हम मानते हैं और कई जबरदस्त किताबें भी इन्होंने लिखी हैं। इन्होंने बहुत ही प्रखरता से, बहुत ही स्ट्रांगली दलितों को और पिछड़ों को अपना हक दिलाने की लड़ाई लड़ी है। The role of the people belonging to Dalit caste is very significant in shaping of various cultural and political aspects of India। दोस्तों, however, their role was not duly acknowledged in the colonial and nationalistic historiography। यानी कहीं ना कहीं ये जो इनका इंपॉर्टेंट रोल था दलितों का, इसे एक्नॉलेज नहीं किया गया, इसे उतना अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया गया हमारे कॉलोनियल हिस्टोरिक टाइम में और नेशनलिस्टिक हिस्टोरिक टाइम में भी। तो दैट इज व्हाई देयर नीडेड टू बी अ पर्सन who should stand for them and should at least अच्छे से जो इनके बारे में लोगों को बता सके, और वही किया डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर फोकसिंग ऑन दिस फैक्ट कंसिस्टेंटली रोट अबाउट इट। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने ही शुरुआत की दलितों को अच्छे से पेश करने की और उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार को दूर करने की। टू ऑफ हिज बुक्स
who were the Shudras and the untouchables may be cited as examples of history of subaltern type। तो इनका समावेश भी subaltern type of history में होता है क्योंकि ये भी bottom most ranks of the society की ओर रोशनी डालते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा ज्योतिराव फुले और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर आप समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों कुछ अंतिम इस चैप्टर के पार्ट पर जहां पर फेमिनिस्ट हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। ओवर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम मेनली मेल स्कॉलर्स वर इन्वॉल्वड इन राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री। शुरुआत से ही ऐसा देखा गया कि मेल काउंटर पार्ट को ज्यादा फुटेज मिल रहा है, ज्यादा तवज्जो मिल रहा है, ज्यादातर हिस्टोरियंस जो थे बड़े बड़े ये सारे मेल हिस्टोरियंस ही थे, फीमेल्स को इग्नोर कर दिया गया था। ऐसा नहीं ना होना चाहिए और इसीलिए यह बहुत जरूरी था कि फीमेल हिस्टोरियंस खुद बढ़ चढ़ के आगे आए और अपना पर्सपेक्टिव लोगों तक पहुंचाएं। As a result, the role and achievements of women in history remained neglected। इनको भाव नहीं दिया गया, फुटेज नहीं दिया गया, गलत हो रहा था ना। Yes, इसी को रोकना जरूरी था। To highlight this fact was a major task faced by the feminist historians। Also, it was important to study and compile the historical writings of women। ये बहुत जरूरी था कि जो हिस्टोरिक वर्क जो वुमेन्स ने किया है, फिर वो आजादी की लड़ाई में उनका हिस्सा हो या उन्होंने किस तरह से अपने आप को एकदम मजबूती से हमेशा हर कदम पर, हर कॉन्सिक्वेंस में, हर सिचुएशन में रखा, वो भी जानना बहुत जरूरी था। इट वॉज ऑल्सो नेसेसरी टू रीथिंक ऑफ वुमेन्स पोजिशन इन सोसाइटी इन हिस्ट्री और इसीलिए फेमिनिस्ट हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसमें एक नाम बहुत ही प्रखरता से सामने आता है। अमंग वुमेन ऑथर्स राइटिंग अबाउट वुमेन इन द 19th century सी ताराबाई शिंदे वॉज द फोरमोस्ट वन। जी हां, आप देख सकते हैं ताराबाई शिंदे का नाम सबसे ऊपर है। आज के इस दौर में हम देखते हैं जहां पर कई बड़े बड़े फीमेल सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने फेमिनिज्म के बारे में बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी बातें रखी हैं, लेकिन आज के दौर में शायद ये थोड़ा आसान भी है। पहले के जमाने में ये करना कितनी बड़ी बात थी और वही ताराबाई शिंदे ने किया। शी रोट अटैकिंग द मेल डोमिनेटेड सोशल सिस्टम एंड द कास्ट सिस्टम। हर बुक स्त्री पुरुष तुलना published in 1882 is acknowledged as the first feminist book in India। यानी इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना। इन्होंने किताब से ही तुलना करनी शुरू की और कहा कि भैया स्त्री जो है, एक वुमेन जो है, वो कहीं पे भी पिछड़ती नहीं है, वो हमेशा बराबरी पर रहती है और इनफैक्ट कई मामलों में तो आगे भी निकल जाती है। इन 1888 यस 1888 में द बुक रिटन बाय पंडिता रमाबाई वाज पब्लिश्ड एंटाइटल्ड द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। तो इस प्रकार अलग अलग लेखिकाओं ने, अलग अलग फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस ने बहुत जबरदस्त तरीके से किताबें लिखी और हिस्टोरियोग्राफी को, फेमिनिज्म को प्रेजेंट किया, जिसमें पंडिता रमाबाई का नाम भी बहुत आगे है। इन्होंने किताब लिखी थी द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगर मैं कंक्लूजन देना चाहूं आपको तो फेमिनिस्ट हिस्ट्री के अंदर याद रखिए द फेमिनिस्ट लिटरेचर ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द इश्यूज लाइक। क्या लिखते थे फेमिनिज्म के अंदर, फेमिनिस्ट हिस्ट्री के अंदर? तो वो इन चीजों पर फोकस करते थे जैसे एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, नौकरियां मिलती हैं या नहीं मिलती वुमेन को, उसके बारे में लिखे जाते थे। साथ ही साथ अगर मिल जाती हैं नौकरियां तो क्या इक्वल सैलरी मिलती है? जितनी मेल को सैलरी उतनी फीमेल को मिलती है क्या? मिल भी जाती है तो क्या वहां पर व्यवहार इक्वल होता है? जैसा मेल काउंटर पार्ट्स का व्यवहार है वैसा ही इनके साथ होता है क्या? क्या छेड़खानी होती है नौकरी पर या ऑफिस में, या कहीं पर कुछ दुर्व्यवहार तो नहीं होता? इन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के अंदर लिखा जाता था। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैं क्लियर कर दूं, इश्यूज लाइक एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, treatment meted out to them at their workplace, their right to political equality, etc. Among the recently published feminist literature, Meera Kosambi's book Crossing Thresholds: Feminist Essays in Social History is of importance। यानी इस किताब को इंपॉर्टेंस दिया गया है recent जो लिटरेचर है उसके अंदर। It contains essays on the life of stories of women like Pandita Ramabai and Dr. Rukmabai, the first practicing lady doctor of India। तो यहां पर कई ऐसी अभी किताबें आने लगी हैं जिसके अंदर वुमेन और उसके रोल को इंपॉर्टेंस दिया गया है, इंपॉर्टेंट समझा गया है और उसे अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया है। लॉट ऑफ लिटरेचर इज अवेलेबल अनफोल्डिंग द व्यू पॉइंट ऑफ दलित वुमेन इन महाराष्ट्र एज वेल। आप सोच सकते हैं दलितों पर पहले से अत्याचार होते आ रहे थे तो उनकी दलित महिलाएं जो थी उनका ऊपर कितना अत्याचार होता होगा, तो इसके बारे में भी कई किताबें छपी हैं। डॉक्टर शर्मिला रेगे's वर्क इज नोटवर्थी इन दिस कॉन्टेक्स्ट। शर्मिला रेगे जी की किताब जिसका नाम है राइटिंग कास्ट राइटिंग जेंडर, ये भी एक इस मामले में प्रमुख
प्रमुख किताब है, बहुत ही सुपरहिट किताब है। रीडिंग दलित वुमेन्स टेस्टिमोनीज इंक्लूड्स हर एसे ऑन द ऑटोबायोग्राफीज ऑफ दलित वुमेन। तो इस प्रकार दोस्तों फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के अंदर, फेमिनिस्ट हिस्ट्री के अंदर ये कुछ चीजें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। ताराबाई शिंदे का नाम याद रखिए, पंडिता रमाबाई का नाम याद रखिए, मीरा कोसांबी की किताब क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड का नाम याद रखिए, और आखिर में डॉक्टर शर्मिला रेगे's वर्क दैट इज राइटिंग कास्ट राइटिंग जेंडर, ये भी याद रख लीजिए, नोट डाउन करके ले लीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों आगे इस चैप्टर के कंक्लूजन की ओर। दोस्तों चैप्टर का कंक्लूजन सिर्फ इतना ही है कि हमने इंडियन ट्रेडिशन और इंडियन हिस्टोरियोग्राफी को समझा। हमने शुरुआत की थी एंशिएंट पीरियड से, राजा महाराजाओं से, फिर हम बड़े आगे मिडिवल पीरियड की ओर, फिर मॉडर्न पीरियड की ओर, फिर हमने जाना कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी को। हमने स्लोली एंड स्टेडीली अलग अलग तरीके से ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी को भी समझ लिया, और आखिर में आज हमने मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी यानी मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, सबाल्टर्न हिस्ट्री और फेमिनिस्ट हिस्ट्री को देखा। Thus, it is evident that Indian historiography has been influenced greatly by social and political movements, यानी ज्यादातर इंडियन हिस्ट्री जो है वो सोशल यानी सामाजिक और पॉलिटिकल यानी पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई इवेंट से ही बनी है। It seems that some part of the Indian historiography was also developed outside the influence of these movements, यानी कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जो सोशल और पॉलिटिकल के अलावा भी हिस्ट्री में दिखाए गए हैं, लेकिन ज्यादातर तो सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट से ही हमारी हिस्टोरियोग्राफी भरी पड़ी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चैप्टर आप समझ पाए होंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा नोट्स का। दोस्तों आप वहां से नोट्स इस चैप्टर के डाउनलोड कर लीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, और वहां पर भी हम लगातार नोट्स वगैरह डालते रहते हैं, तो वहां पे भी आप जुड़ जाइएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। साथ ही साथ दोस्तों आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, नाम है स्काई एजुकेशन, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर अवेलेबल है। दोस्तों आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, राजगौर जयेश वी मेरा आईडी है, वहां पर भी आप मुझे डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।